अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्लैट का 2012 का पास्ट ईयर पेपर। हम स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग इनटू अनदर्स प्रॉपर्टी इज। सो जब आप किसी और की प्रॉपर्टी में अनलॉफुली एंटर करते हैं उसे कहते हैं ट्रेसपास करना। ठीक है, अगर किसी को बाकी वर्ड्स का थोड़ा सा भी आइडिया है तो वो करेक्ट आंसर तक आ सकता है। कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है? कन्फाइनमेंट का मतलब होता है जब आपको मॉरली या फिर फिजिकली एक जगह पर बांध कर रखा जाए। ठीक है, सो आप पे रेस्ट्रिक्शंस डाले जाएं, उसे कहते हैं कन्फाइन करना। रेस्ट्रेन एंड कन्फाइनमेंट इज मोर और लेस सिमिलर, पर रेस्ट्रेन का मतलब ये भी होता है कि आपको कोई चीज करने से रोकना। ठीक है, दोनों ही कन्फाइनमेंट भी और रेस्ट्रेन भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव पर्पस के लिए भी हो सकते हैं। अप्रोप्रिएशन का जो मतलब है वो मोस्टली पॉजिटिव ही होता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब है एन एक्ट ऑफ सेटलिंग या फिर एन एक्ट ऑफ डिवाइडिंग। ठीक है, जबकि ट्रेसपास का मतलब होता है फिजिकली इंटरफियर करना इनटू अनदर्स प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एब इनिशियो रेफर टू। सो एब इनिशियो जो है इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे भी देख सकते हैं, एब इनिशियो का मतलब होता है नेवर क्रिएटेड या फिर वैलिड टू बिगिन विद। ठीक है, एब इनिशियो जो है ये नॉर्मली कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूं इसके, जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, मैरिज के लिए यूज होता है, या फिर किसी एस्टेट के लिए भी एब इनिशियो वर्ड का यूज होता है। लिटरली इसका मीनिंग है फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लॉ अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड। लॉ के अकॉर्डिंग एक इंसान को डेड कब माना जाता है? व्हेन ही इज नॉट हर्ड ऑफ एज अलाइव फॉर। सो ये जो लिमिट है ये रखी गई है 7 इयर्स की। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 7 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल लॉ स्कूल एट बैंगलोर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। सो नेशनल स्कूल ऑफ लॉ एट बैंगलोर जो है ये एस्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर 1986। अब ये बैंगलोर में है एंड आपको पता होगा बैंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका स्टेट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था स्पेसिफिकली लीगल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉ मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड। सो अगर कोई लॉ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से या फिर एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से बना है तो उसे हम कहते हैं स्टैट्यूट। ठीक है, स्टैट्यूट लॉ। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर ड्राफ्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है तो उसे कहा जाता है बिल, और जब ये बिल पास हो जाता है लेजिस्लेचर के थ्रू तो वो बन जाता है एक्ट। ठीक है, और वो एक पार्ट बन जाता है स्टैट्यूट लॉ का। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टैट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इज इन। सो इंडिया का जो सबसे पुराना कोर्ट है वो 1862 में बनाया गया। सो एक एक्ट था हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। इस हाई कोर्ट एक्ट 1861 के थ्रू 3 हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए। पहला कैलकाटा में, दूसरा बॉम्बे में और तीसरा हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया मद्रास में। और ये तीनों कोर्ट्स अभी भी हैं। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं एट प्रेजेंट। ठीक है,
अब यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कैलकाटा। हालांकि इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है ये 1866 में बना, लेकिन इनमें से अगर हम सबसे पुराना देखें दैट इज कैलकाटा का हाई कोर्ट। इवन अगर हम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट्स, बिकॉज ये कहता है कि सेम स्टेट्स या फिर यूटीज के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैलकाटा हाई कोर्ट की ही बात करते हैं तो इसके जुरिस्डिक्शन में आता है एक स्टेट दैट इज वेस्ट बंगाल और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डॉवर या फिर मेहर इज डेल्ट इन। सबको पता होगा मेहर जो है ये एक तरह की डाउरी है, ठीक है, और ये मुस्लिम लॉ में इसे हम मेहर कहते हैं। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें एटलीस्ट मतलब मिनिमम कितने जजेस होने जरूरी हैं? सो मिनिमम 3 जजेस होने जरूरी होते हैं, और जो एक फुल बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की उसमें 5 जजेस होते हैं। इवन अभी तक एक केस आया है जिसका नाम है केशवनंदा भारती केस इन द ईयर 1973। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज इसने इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। नंबर 2, केशवनंदा भारती केस के थ्रू ही 13 जजेस की बेंच इसमें थी, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रही है वो केशवनंदा भारती केस में रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल एजुकेशन इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय। सो इंडिया में जो लीगल एजुकेशन है उसे कंट्रोल करता है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये बनाया गया है एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के थ्रू। ठीक है, और ये जो बार काउंसिल है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनाई जाती हैं। सो बार काउंसिल भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? सो हम प्रीवियस स्लाइड्स में ही डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, और सबसे रिसेंटली बना है तेलंगाना का हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो इसमें से कौन सा राइट एक फंडामेंटल राइट नहीं है? सो यहां पे नॉट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सो यहां पर एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 3 दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले आर्टिकल 19 का पार्ट था, लेकिन बाद में इसे फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया बाय आर्टिकल 300A। और ऐसा कब हुआ है? ऐसा हुआ है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। ठीक है, सो अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात कर ही रहे हैं तो इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। फंडामेंटल राइट्स आर टोटल 6 इन नंबर, जिसमें से आर्टिकल 14 से 18 में है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 से 22 में है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 23 एंड 24 में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25 से 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड आर्टिकल 29 एंड 30 है माइनॉरिटीज के राइट्स। ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये आर्टिकल 32 में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिसाइड्स इट्स परमानेंट सीट इन दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो मीट एट। सो आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है ये चेंज भी की जा सकती है और ऐसा कर सकते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सीट चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये जो सीट चेंज करने का प्रोविजन है ये एक ऑप्शनल प्रोविजन है। ठीक है, सो इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ। सो आपको पता ही होगा कि जो हमारा आर्टिकल 71 है उसमें लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स होते हैं सो उनका सोल पावर जो है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। जबकि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है सो वो सीधे जाते हैं हाई कोर्ट के पास, लेकिन वो वापस से अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन यहां पर पहले हाई कोर्ट के पास जाते हैं। सो यहां पे जो हमारा आंसर है वो होगा ओनली प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सो यहां पर हम ऑल ऑफ द अबव मार्क नहीं कर सकते बिकॉज स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ये जो है ये सब पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। सो इनका जो डिस्प्यूट सेटल करते हैं वो हाई कोर्ट करता है, हालांकि अपील जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ। सो जो रिटायरमेंट एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की दैट इज 65 ईयर्स। सो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 65 ईयर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 34 जजेस हैं। ये जो नंबर है ये चेंज हो सकता है एज पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 28 जनवरी 1950 को। हमने हमारा जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारी एपेक्स बॉडी है, एपेक्स जुडिशरी है जिसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और रिसेंटली हमारे 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जज ऑफ हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ। सो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो पहले रिटायर होते थे 60 इयर्स की एज में, लेकिन ये एज लिमिट फिर इंक्रीज कर दी गई टू 62 बाय द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा 62 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। सो यहां पर आपसे ग्राउंड्स पूछे हैं, जैसे कि जब प्रेसिडेंट को हटाना होता है या इम्पीच करना होता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ग्राउंड लिखा है और वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या फिर हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। जब भी हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना होगा तो हमें लोकसभा के 100 मेंबर्स या फिर राज्यसभा के 50 मेंबर्स एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर दोनों हाउसेस
स्पेशल मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं और एक 3 मेंबर कमेटी बनती है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस होते हैं किसी हाई कोर्ट के और एक और जुरिस्ट होते हैं। अगर ये कमेटी फर्दर उन्हीं चार्जेस को प्रूव कर दे तो होता है इम्पीचमेंट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को हटाने के लिए सेम इम्पीचमेंट प्रोसेस ही फॉलो किया जाता है जिसके ग्राउंड्स हैं मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पार्लियामेंट पासेस अ लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, सो इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का पावर किसे दिया गया है? सो ये पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, ठीक है। सो अकेले जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसीलिए आंसर होगा 4, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू सिट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच or a bench which give its advisory opinion on a reference made by the president must be। So आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का उसके पास बहुत सारे पावर्स हैं। इट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, इसके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, इसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है, ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन भी है। सो हम बात कर रहे हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये कवर होता है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगा वो बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होगी और प्रेसिडेंट ऐसी एडवाइस मांग सकते हैं कुछ 2 ओकेजन्स पे, या फिर वो ओकेजन्स हैं ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या फिर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन से पहला साइन किया गया कोई ट्रीटी है या अग्रीमेंट है, तब भी प्रेसिडेंट ओपिनियन मांग सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हैं वो होते हैं 5, जो कि ऑफ कोर्स फुल बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 5 नंबर ऑफ जजेस इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया आर। सो इंडिया में जो मेन सोर्स ऑफ लॉ है आपको पता ही होगा, बिकॉज इंडिया का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो जो सोर्स ऑफ लॉ है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सो यहां पर करेक्ट आंसर होगा द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, अ रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होता है, सो ही कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये गलत स्टेटमेंट है कि वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज रिटायर्ड। सो 2 यहां पे करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चाहें तो वो एक रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप एक टेम्पररी पीरियड के लिए सेम स्टेट के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो ये एनी है, एनी कोर्ट इन इंडिया या फिर एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, ये गलत हो जाएंगे और ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज रिटायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो आपको पता होगा कि जो लॉ डे है वो हम ऑब्जर्व करते हैं 26 ऑफ नवंबर को, और इसी लॉ डे को जो है हम एक और नाम से जानते हैं एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। बिकॉज 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था,
ठीक है, इनैक्ट हमने बाद में किया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो हम ये ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं दैट एज पर आर्टिकल 71 इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन हुज गार्जियन इज अपॉइंटेड। ठीक है, एक पर्सन है, उसका गार्जियन अपॉइंट किया गया बिकॉज वो माइनर एज का था। सो वो एक मेजर एज का कब होगा? सो वो एज होती है 18 ईयर्स। आपको पता होगा कि 18 ईयर्स के कम के जो भी बच्चे हैं उनको हम माइनर कहते हैं और वो मेजर एज अटेन करते हैं एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एक पर्सन है ए, ये ट्रांसफर कर रहा है 10,000 रुपीज अपनी नीस को। क्यों कर रहा है? ताकि जो नीस है वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे। ठीक है, सो दैट शी विल डिजर्ट हर हस्बैंड। सो ऐसा जो ट्रांसफर है वो एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। सो अगर हम कभी भी ऐसा कोई ट्रांसफर करते हैं एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सो ऐसा ट्रांसफर जो कि इमोरल पर्पस के लिए किया गया है, ऐसा ट्रांसफर जो कि फ्रॉड है, या फिर ऐसा ट्रांसफर जिससे दूसरे पर्सन को कोई इंजरी हो सकती है, ऐसे ट्रांसफर्स वॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रांसफर में डायरेक्टली टू एन अनबॉर्न पर्सन। सो सपोज कोई अनबॉर्न पर्सन है, ठीक है, अगर उसको कोई हम ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या होगा? नॉट वॉइडेबल, वैलिड, नॉट वैलिड या फिर वॉइडेबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऐसा ट्रांसफर वैलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सो अगेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो इसमें लिखी गई हैं वो है गिफ्ट्स, सेल, एक्सचेंज। इसके अलावा दो और चीजें हैं जो कि ट्रांसफर हो सकती हैं। पहला है मॉर्गेज करना और है लीज करना। सो हमारी कैटेगरी में आ जाएगा मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, सेल एंड एक्सचेंज। सो ये 5 चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में लिखी है लेकिन विल नहीं लिखा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट। अगर गिफ्ट एक्सेप्ट करने से पहले ही डनी की डेथ हो जाती है, सो ये गिफ्ट कैसा होगा? सो ये जो गिफ्ट है ये वॉइड होगा बिकॉज गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए जरूरी है कि जो डनी है या जो डोनर है वो अलाइव हो। ठीक है, सो अगर वो गिफ्ट एक्सेप्ट करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसा गिफ्ट वॉइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करते हैं? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करते हैं एडवोकेट जनरल को। इसका रीजन है, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ अ स्टेट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इसके अलावा यूपीएससी के चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं उनके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शंस टू फिल अप 1/3 सीट्स ऑफ राज्यसभा आर हेल्ड एवरी। सो ये होते हैं वंस इन 2 years। सो आपको पता होगा कि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है,
परमानेंट हाउस से मेरा मतलब है इसके हर साल 1/3 मेंबर्स जो हैं वो हर 2 सालों में रिटायर होते हैं. सो यहाँ पे सही आंसर होगा 1/3 मेंबर्स दे आर चेंज्ड, दे रिटायर आफ्टर एवरी 2 years. ठीक है. जहां पर दूसरी तरफ अगर हम लोकसभा को देखते हैं सो इसका टेन्योर होता है 5 years का, और राज्यसभा का जो टेन्योर है वो होता है 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years या फिर और 6 years का टेन्योर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर टू ग्रांट पार्डन टू पर्सन्स हु आर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इज वेस्टेड इन. सो ये जो पार्डनिंग पावर्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है 2 लोगों को, और ये 2 लोग कौन है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. सो प्रेसिडेंट को ये पार्डनिंग पावर्स दी गई है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और गवर्नर को ये पावर्स दी गई है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डिफरेंस इतना है कि गवर्नर को डेथ सेंटेंस के केस में पावर्स नहीं है. सो गवर्नर डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकता, प्लस गवर्नर कोर्ट मार्शल जो है उनके केसेस में भी गवर्नर कैन नॉट इंटरफियर, जबकि ये पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं. सो प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस पार्डन कर सकता है, कोर्ट मार्शल के केस में भी वो इंटरफेयर कर सकता है. अब ये जो पार्डनिंग पावर्स हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है इज वेस्टेड इन, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. ऐसी पार्डनिंग पावर्स को हम कहते हैं सबसे पहले पार्डन करना, मतलब पूरी तरह से कॉन्विक्ट को अब्सॉल्व कर देना. दूसरा होता है कम्यूट करना. कम्यूट करने का मतलब है एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट देना. फिर आती है रेमिशन. रेमिशन का मतलब होता है लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट देना पर बिना उसका नेचर चेंज किए. फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ने कम्यूट किया सेंटेंस, पहले किसी को डेथ सेंटेंस मिला था, अब उसे 10 years की जेल दे दी. रेमिशन के केस में अगर उसको 10 साल की जेल है सो उसको 5 year की जेल दे दी. ठीक है. सो जो नेचर है वो क्या रहा है? इम्प्रिजनमेंट. जबकि कम्यूट करने में नेचर चेंज हो गया, डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया. कितना? 10 years का. इसके अलावा 2 और पार्डनिंग पावर्स होती हैं. पहली को हम बोलते हैं रिस्पाइट. रिस्पाइट का मतलब होता है कि पनिशमेंट चेंज कर देना. फॉर एग्जाम्पल किसी को डेथ सेंटेंस मिली है लेकिन अब उसका जो पनिशमेंट है वो 5 years का ही कर दिया है. क्यों? बिकॉज ऑफ अ स्पेशल सर्कमस्टांस. सो यहाँ पे जो ये स्पेशल वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिस्पाइट प्रेसिडेंट या गवर्नर तभी एक्सरसाइज करते हैं जब कोई स्पेशल सर्कमस्टांस होता है. एंड लास्ट जो पार्डनिंग पावर है उसे हम कहते हैं रिप्राइव करना. रिप्राइव करने का मतलब होता है किसी पनिशमेंट पर या किसी सेंटेंस पर होल्ड लगा देना या फिर स्टे लगा देना. सो उसे हम कहते हैं रिप्राइव करना. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा. सो एक बार हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं. विजय लक्ष्मी पंडित जो है शी वॉज द फर्स्ट विमेन मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. सो ये इंडिया से पहली विमेन मेंबर थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में. गिरिजा व्यास जो है ये इंडियन पॉलिटिशियन रह चुकी है एंड ऑफ कोर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये फर्स्ट विमेन स्पीकर नहीं थी लोकसभा की. सुचिता कृपलानी जो है ये फर्स्ट सीएम रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है. मीरा कुमार जो है ये फर्स्ट विमेन स्पीकर रही हैं इंडियन पार्लियामेंट की, ऑफ कोर्स लोकसभा की. सो हियर यू कैन सी शी इज मीरा कुमार, और ये 2009 से 2014 तक लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं. ठीक है. फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ
जोवाक, ठीक है। सो इनका पूरा नाम है नोविक जोवाक, और ये कौन से गेम के साथ एसोसिएट किए जाते हैं? सो इनका गेम है टेनिस। सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेनिस स्टार, अब यहां पे स्पोर्ट्स मेंशन है ऑलरेडी, दैट इज टेनिस, नाम है मारिया शारापोवा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मारिया शारापोवा जो है ये कौन सी कंट्री से खेलती हैं, ठीक है। सो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा रशिया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो शी बिलोंग्स टू रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ एंडी मुरे इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सो एंडी मुरे जो है ये भी टेनिस प्लेयर है। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोनेल मेसी जो है ग्रेट फुटबॉलर, ठीक है, इनको रिसेंटली एक अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है, फॉर द बेस्ट गोल स्कोरर, एंड ही प्लेस फुटबॉल फ्रॉम स्पेन, ठीक है। सो ये स्पेन की टीम को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेरेना विलियम्स जो कि एक टेनिस स्टार है, शी बिलोंग्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा यूएसए। द नेम ऑफ मोहम्मद अली, सो मोहम्मद अली जो है ये कौन से गेम के साथ एसोसिएट किए जाते हैं? सो इनका गेम है बॉक्सिंग। द फर्स्ट इंडियन टॉकी मूवी, हम पहले ही काफी स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। दादा साहेब फाल्के का नाम, दादा साहेब फाल्के जो हैं इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये दिया गया है मिस्टर अमिताभ बच्चन को। अब ये जो दादा साहेब फाल्के हैं इन्होंने 1913 में पहली मूक फिल्म बनाई थी, ठीक है। सो इन्होंने पहली साइलेंट फिल्म बनाई थी जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। और इसी तरह से जो इंडिया की पहली टॉकी मूवी है ये आई है 1931 में, और इस मूवी का नाम है आलम आरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा इज वेल नोन फॉर हिज परफॉर्मेंस इन, सो शिव कुमार शर्मा जो है ये प्ले करते हैं संतूर। सो ऑफ कोर्स आपने फ्लूट, पियानो, सितार ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे ही होंगे। सो संतूर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो ये है संतूर, और शिव कुमार शर्मा को हम एसोसिएट करते हैं संतूर विच इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट ही प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब से है? सो आपको पता होगा कि देयर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज यूएनओ जिसका फॉर्मेशन हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसी यूएनओ को इंडिया ने ज्वाइन किया है 30 अक्टूबर 1945 को। ये जो डे है 24 अक्टूबर 1945, इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है। सो इंडिया ने ज्वाइन ऑफ कोर्स 1945 में किया है, बस डेट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी ने एक UDHR जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सो ये साइन किया था ऑन 10 दिसंबर 1948। और यही रीजन है कि हर साल 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री, ठीक है, इन विच कंट्री द कमिटी विच
selects the winners for Nobel Prizes is located. So आपको पता होगा कि जो नोबेल प्राइसेस हैं ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की वजह से, ठीक है, इनके ही नाम से नोबेल प्राइसेस दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो है ये एक स्वीडिश सिटीजन थे। सो ऑफ कोर्स जो कमिटी सिलेक्ट करती है विनर्स वो भी स्वीडन की ही है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्वीडन। सो नोबेल प्राइजेस जो हैं ये दिए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, देन लिटरेचर। इसके अलावा पीस, नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज जो है ये देती है नॉर्वे की गवर्नमेंट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर ये वाले प्राइसेस देती है आपकी स्वीडन की गवर्नमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इनिशियल ईयर्स से ये प्राइज नहीं दिया जाता था। सिंस 1960s इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी ये प्राइज दिया जाने लगा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Introduction of no confidence motion in the Lok Sabha requires the support of at least how many members? So जब लोकसभा में ये no confidence motion पास होता है, so इसमें support चाहिए होता है आपको at least 50 members का। So यहाँ पे correct option होगा C, that is 50 members। इसके अलावा जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर ही रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि जब पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो इसके लिए आपको कोई रीजन नहीं देना पड़ता। प्लस नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये है दैट यू हैव टू प्रूव योर मेजोरिटी। सो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर सकते सो वो क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये पास होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। ये किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट पास नहीं होता है, पूरी काउंसिल के अगेंस्ट पास होता है। अगर ये पास हो जाता है तो पूरी काउंसिल रिजाइन कर देती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंपॉर्टेंट और यहां पर आपको सपोर्ट चाहिए होता है एटलीस्ट 50 मेंबर्स का। सो अगर 50 मेंबर्स हाँ कर देते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन क्रिकेट। सो डबल सेंचुरी इन क्रिकेट, ठीक है, डबल सेंचुरी से मतलब है 2 बार शतक बनाने वाले पहले इंडियन कौन थे, तो उनका नाम है पॉली उमरीगर, ठीक है। सो आपको पिक्चर भी दिखा सकती हूँ। सो पॉली उमरीगर ये हैं जिन्होंने पहली बार फर्स्ट इंडियन जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है क्रिकेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सोन एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो इंडिया के जो पहले चीफ जस्टिस हैं वो थे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इनका नाम है हीरालाल कान्या, ठीक है। सो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हीरालाल जे कान्या। सो ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो 2 ऑप्शंस हैं वी.आर. कृष्ण अय्यर एंड पी.एन. भगवती, इन्हें हम एसोसिएट करते हैं PIL के साथ। PIL इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस करवाने का क्रेडिट दिया जाता है जस्टिस P.N. भगवती एंड जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन। सो जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, जो कि आप देख सकते हैं गुजरात स्टेट से होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, यहाँ है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक। इसके अलावा यहाँ जो हमारे 2 आइलैंड नेशंस हैं, यहाँ पर है लक्षद्वीप और यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इनकी भी कोस्ट लाइन मिला के जो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है वो है अप्रोक्सीमेटली
7516.6 किलोमीटर्स की। सो यहाँ पे जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 7500 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो आपको पता होगा कि जो चिपको मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, और जो लेडीज के साथ एसोसिएटेड है उनका नाम था गौरा देवी। लेकिन इस चिपको मूवमेंट को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया है सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, सो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट का जो मतलब है, जो मूवमेंट थी वो था हग द ट्रीज मूवमेंट। ठीक है, सो जो लोग हैं ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो, दे यूज टू हग द ट्रीज। सो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा फेलिंग ऑफ ट्रीज। सो डिफॉरेस्टेशन या फिर फेलिंग ऑफ ट्रीज रोकने के लिए ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन अर्ली 1970s। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से हिंदी राइटर को निराला का टाइटल दिया गया है? ठीक है, सो ये जो निराला का टाइटल है ये दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी को। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑल्सो नोन एज निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड एज। अब हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। जो एनीमोमीटर है इससे हम विंड की स्पीड मेजर करते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर से ऑफ कोर्स आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जो बैरोमीटर है इससे आप प्रेशर मेजर करते हैं, एयर प्रेशर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। ये जो हाइग्रोमीटर है इससे आप ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिराकुड डैम हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर। सो ये जो हिराकुड डैम है ये महानदी रिवर पर लोकेटेड है। नाउ सारी रिवर्स का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश स्टेट से। ठीक है, और फिर ये बांग्लादेश में फ्लो करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबंस डेल्टा। ठीक है, और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है फिर ये ड्रेन हो जाती है, यानी ये फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। सिमिलरली जो कृष्णा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र स्टेट से और ये भी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। ठीक है, महानदी रिवर जो है ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। यहां पर इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है हिराकुड डैम। इसी तरह से कृष्णा रिवर पर भी एक इंपॉर्टेंट डैम है और इस डैम का नाम है नागार्जुना सागर डैम। ठीक है, कावेरी रिवर जो है इसका करंट रेलेवेंस भी बहुत है बिकॉज इस पे 2 स्टेट्स का कॉन्फ्लिक्ट है, एक है तमिलनाडु और दूसरा है कर्नाटका, और इसी के चलते एक कावेरी रिवर के लिए कावेरी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी लाया गया और कावेरी ट्रिब्यूनल भी बनाया गया। ठीक है, टू सॉल्व दैट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाइट पेपर का मतलब क्या है? सो आपको पता होगा कि जो व्हाइट पेपर है वो गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, सो ये कोई करेंसी में यूज होने वाला पेपर नहीं है, ना कि प्रिंटिंग में यूज होने वाला पेपर है। ये गवर्नमेंट जो भी अपने स्टेटमेंट इश्यू करती है ऑन पॉलिसी मैटर्स, पॉलिसी डिसीजंस, वो उसे कहा जाता है व्हाइट पेपर। ठीक है, सो व्हाइट पेपर का यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज गवर्नमेंट स्टेटमेंट ऑन अ पॉलिसी मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे 4 वेदास हैं, आपको पता होगा हमारे 4 वेदास का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, देन यजुर्वेद और है अथर्ववेदा। ठीक है, इसमें से जो ऋग्वेदा है
ये है आपके सबसे अर्लीस्ट वेदास या फिर सबसे ओल्डेस्ट वेदास। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। जो बाकी के 3 वेदास हैं ये आपके लेटर वैदिक एज में लिखे गए वेदास हैं, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय। सो दिल्ली का जो रेड फोर्ट है उसे बनाया है 5th मुगल एम्परर ने, और इन 5th मुगल एम्परर का नाम है शाहजहां। सो शाहजहां ने रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया है। इसी रेड फोर्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है किला ए मुबारक, ठीक है। सो रेड फोर्ट को किला ए मुबारक भी बोला जाता है। ये जो रेड फोर्ट है इसका नाम रेड फोर्ट इसलिए है बिकॉज इसमें रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है, ठीक है, दैट्स वाई इट ऑल्सो अपीयर्स रेड। और इस रेड फोर्ट को बनाने का मेन रीजन था टू फोर्टिफाई द कैपिटल ऑफ शाहजहां। अब कैपिटल क्या था शाहजहां का? सो शाहजहां का कैपिटल का नाम था शाहजहानाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्ट इज कॉज्ड बाय। सो ये जो मिस्ट है ये क्यों होती है? सो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जब वाटर वेफर्स फॉर्म होते हैं एट अ वेरी लो टेम्परेचर तब मिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सो जब आप कभी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे तो उसी में से एक होता है मिस्ट, ठीक है। और मिस्ट जो है इसकी वजह से कंडेंसेशन भी होता है, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत रत्न जो कि एपीजे अब्दुल कलाम को अवार्ड किया गया वो कौन से ईयर में दिया गया है? सो वो ईयर था 1997। और आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 15th ऑफ अक्टूबर जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है एपीजे अब्दुल कलाम की, इसीलिए हम 15th अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। एंड व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड टीचर्स डे? वर्ल्ड टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 5th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। सो 5th ऑफ अक्टूबर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड टीचर्स डे। 15th ऑफ अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे बिकॉज इट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। इनको एक और टाइटल दिया गया है दैट इज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। रीजन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनके काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 55। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।